हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो स्वागत आप सभी का, और मुझे उम्मीद है आप सभी लोग तैयार हैं आज के सेशन के लिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऐसे क्या कारण रहे कि एक अलग ही ब्रांच बन गई और उसको हम यहां पे स्टडी कर रहे हैं। वो छोटी छोटी चीजें मैं डिस्कस करनी इंट्रोडक्शन के अंदर, ताकि हमें यह पता लग जाए कि आने वाले कुछ टाइम तक जब तक हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम पढ़ क्या रहे हैं उसके अंदर। नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर की। कंपाउंड्स के नाम क्या होते हैं, कैसे नाम रखे जाते हैं, क्या तरीके होते हैं, वो सब कुछ हम यहां डिस्कस करने वाले हैं। फिर हम बात करेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जिसको हम इन शॉर्ट जीओसी कहेंगे, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर हम बात करेंगे आइसोमेरिज्म की। फिर हम बात करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म की। और जब ये सारा प्रोसेस, ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद फाइनली हम स्टार्ट करेंगे हमारे चैप्टर्स। जिन चैप्टर्स के अंदर हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स होगा, हमारे पास हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरेन्स होगा, जिसको शॉर्ट में HNH लिखता हूं, हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरेन्स। फिर हम बात करेंगे अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स। फिर हम लोग बात करेंगे एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। और लास्ट हमारा जो होगा दैट विल बी अमाइंस। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है। जब हम ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो हम ये कह पाएंगे कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा सेक्शन था। और इसको करने के बाद आई कैन टेल यू, एग्जाम चाहे कोई भी हो, आई एम श्योर यू वुड बी एबल टू क्रैक द क्वेश्चंस, चाहे वो आपका नीट हो, बोर्ड्स हो, जेईई मेंस हो, चाहे जेईई एडवांस हो। ओके, आई एम श्योर यू वुड बी एबल टू आंसर। और कुछ जरूरी बातें, फॉर एग्जाम्पल जब मैं नॉमेनक्लेचर की बात करता हूं, आपका एक क्लास 11th में भी है और क्लास 12th में भी है। ओके, हर एक चैप्टर में नॉमेनक्लेचर आने वाला है। जीओसी क्लास 11th में भी है और क्लास 12th में भी है। आइसोमेरिज्म कुछ पार्ट 11th में है, कुछ पार्ट 12th में है, थोड़ा ध्यान रखना। रिएक्शन मैकेनिज्म अगेन कुछ पार्ट क्लास 11th का है और कुछ पार्ट क्लास 12th में है। हाइड्रोकार्बन्स सिर्फ क्लास 11th में है, कुछ रिएक्शंस क्लास 12th में भी यूज होते हैं। इसके अलावा रिमेनिंग जितने भी चैप्टर्स हैं सब क्लास 12th के हैं। ओके, सो दिस इज अ ब्रेकडाउन कि कौन कौन सी चीजें कहां कहां है। ओके, मैं क्लियरली आपको बता दूंगा कि ये जो टॉपिक है ये टोटली क्लास 11th से है और ये वाला टॉपिक टोटली आपका क्लास 12th से है। जो स्टूडेंट्स क्लास 12th में है, जिनकी क्लास 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीक है, आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट देम कि आप शुरू से लेकर लास्ट तक सब कुछ करें। इसके अलावा नॉमेनक्लेचर, जीओसी, आइसोमेरिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म, ये सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है। ओके, क्लास 11th वाले स्टूडेंट हाँ यहां आके रुक जाएंगे जब हाइड्रोकार्बन्स डिस्कस कर चुके होंगे। एंड वन मोर थिंग गाइस, जब तक हम रिएक्शन मैकेनिज्म खत्म करेंगे, हम ऑलरेडी 70% ऑफ द सिलेबस खत्म कर चुके होंगे। रिमेनिंग 30% कुछ स्पेसिफिक स्पेशल रिएक्शंस होंगे जो कि चैप्टर्स के अंदर होते हैं, जो कि हम वहीं पर ही डिस्कस कर पाएंगे, जिसके लिए हमें चैप्टर्स को डिस्कस करने की जरूरत पड़ेगी। एंड यस, वन मोर थिंग, मैं लिस्ट डाउन करवाने वाला हूं हर एक चीज, हर एक रिएक्शंस चैप्टर्स के अंदर भी। बट फॉर एग्जाम्पल कि मैंने बोला कि फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म जो कि हाइड्रोकार्बन में है, मैं उसको रिएक्शन मैकेनिज्म में कवर करवा चुका हूं। तो वुड्स रिएक्शन की रिएक्शन मैकेनिज्म जो कि यहां पर भी होगी, मैं उसको दोबारा डिस्कस नहीं करूंगा। बट हाँ, मैं रिएक्शन जरूर बता दूंगा कि ये रिएक्शन होता है, और बट उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हम रिएक्शन मैकेनिज्म में वाइंड अप ऑलरेडी कर चुके होंगे। ओके, सो दिस इज द वे टू लर्न द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम पहले उनके बेसिक्स जानेंगे, उसके बाद फिर हम धीरे धीरे हम लोग उसको बिल्डअप करते जाएंगे। एंड फाइनली आई एम श्योर
जब तक हम रिएक्शन मैकेनिज्म करेंगे तो हम बहुत कुछ सीख चुके होंगे। ओके, सो आप लोग इसे कॉपी कर सकते हैं और प्लीज इट इज अ रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि जब भी आप लेक्चर देख रहे हैं तो कॉपी पेन साथ रखें। आपको जो चीजें अच्छी लगती हैं, आपको जो बातें समझ में आती है, बहुत बार मैं बहुत सारी चीजें डिक्टेट भी करने वाला हूं, सो जस्ट मेक श्योर कि आप उसको लिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं सब कुछ बोर्ड पे लिखूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लोगे, बाद के लिए पेंडिंग छोड़ दोगे, बाद में कर लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। एक लेक्चर उसी टाइम आपको वाइंड अप करना है कंप्लीटली। ओके, लेक्चर बहुत बड़े नहीं होंगे, लेक्चर्स एक बहुत ही प्रिसाइज टाइम फ्रेम के हैं जिसको आप लोग इजीली कवर कर सकते हैं। ओके, यू शुड प्रिपेयर योर प्रॉपर नोट्स। मैं आपको बुक्स भी बता दूंगा, मैं कंटेंट भी बता दूंगा कि ये क्वेश्चंस ऐसे करने हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग इसको वाइंड अप करने वाले हैं और उसके बाद फिर जैसे हमारा सिलेबस वाइंड अप हो जाएगा वी विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। ओके, जो कि मैं आपके साथ लाइव करने वाला हूं। ओके, इसके अलावा लेक्चर्स हमारे इस तरह से चलेंगे और डाउट सेशंस आपके वीकेंड्स पे चलने वाले हैं। ओके, सो जस्ट कॉपी इट एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट। चलिए, तो आपने कॉपी कर लिया, हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले ऑब्वियस सी बात है, जब भी हम कोई काम करते हैं तो एक गोल होता है, एक टारगेट होता है जिसको हम अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो अलॉन्ग विद द नॉलेज, अगर मैं नंबर्स की बात करूं, अगर मैं स्कोर्स की बात करूं, ये मेरा टारगेट है एंड आई एम श्योर कि अगर आप चीजों को आइडियली करते हैं तो आप हर दिन उस नंबर की तरफ पहुंचेंगे। जस्ट नोट डाउन दीज नंबर्स एंड एट द एंड जब हम पेपर कर चुके होंगे, आई जस्ट वॉन्ट टू सी कि हमने कितना किया है। ओके, सो अगर मैं सीबीएसई बोर्ड्स की बात करूं, अगर मैं सीबीएसई बोर्ड्स की बात करूं तो आउट ऑफ 70 बात कर रहा हूं। प्रैक्टिकल सेक्शन 30 मार्क्स का होता है, 30 मार्क्स के अंदर आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे जनरली सबको मिल जाते हैं ना 28 नंबर, 29 नंबर, 30 नंबर। इट इज जस्ट अ रिक्वेस्ट और कोशिश करो यार जितना पॉसिबल हो 30 नंबर लेने हैं, बिकॉज वो ऐसे नंबर हैं जहां पर कम होना, मतलब 2 नंबर भी कम होना बहुत बड़ी चीज है, नहीं होने चाहिए वहां पे कम। यू शुड गेट 30 आउट ऑफ 30, जो करना है वो करो, बट 30 आउट ऑफ 30 होने चाहिए। सीबीएसई आउट ऑफ 70 65 प्लस मेरा टारगेट है। ठीक है, टारगेट क्यों है? बहुत आसान है अचीव करना, बहुत आसान है। सीबीएसई के अंदर, बोर्ड्स के अंदर 65 ले आना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत है, थोड़ी डेडिकेशन है, आराम से आ जाएगा। नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। नीट, अगेन जब मैं नीट की बात कर रहा हूं, आउट ऑफ 45 क्वेश्चंस, आउट ऑफ 45 क्वेश्चंस मेरा टारगेट होता है। और जिस तरह से हम लोग तैयारी करते हैं तो उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता कि 41 प्लस स्कोर करना बड़ी बात है। 41 प्लस आउट ऑफ 45 क्वेश्चंस मैं बोल रहा हूं मैं। अगर मैं मार्क्स की बात करूं 164 प्लस मार्क्स, तो 164 प्लस मार्क्स आउट ऑफ 180 यार, ये ला सकते हैं हम लोग, बड़ी बात नहीं है। ओके, मैं बार बार बोल रहा हूं बड़ी बात नहीं है, बट ध्यान रखो ये बड़ी बात तब नहीं है जब आप लोग मेहनत कर रहे हैं। जब आप जितना मैं बता रहा हूं करने के लिए आप वो कर रहे हैं तब है। ओके, रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट्स आए हैं, मैं तब बोल रहा हूं मैं। नेक्स्ट, अगर हम मेंस की बात करते हैं, जेईई मेंस आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस 25 प्लस क्वेश्चंस मेरा टारगेट होता है। याद रखो मैं क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मार्क्स की बात कर रहा हूं। इसका मतलब 41 प्लस का मतलब ये हुआ कि आपने क्वेश्चन 43 पे अटेम्प्ट किया, आपका स्कोर 164 प्लस आना चाहिए। राउंड ऑफ कर रहा है 160 कर लो, इससे कम नहीं होने चाहिए। इससे कम में अगर आते हैं तो याद रखो कि आप पिछड़ रहे हो धीरे धीरे। ओके, 25 प्लस 100 प्लस स्कोर हो सकता है, आसानी से हो सकता है, बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना है। ओके, ये मेरे कुछ टारगेट्स हैं जिसके ऊपर मैं काम करता हूं। चलिए तो शुरू करते हैं। और हाँ, शुरू करने से पहले कृपया करके उतना सोचें, मतलब सोच तो कुछ भी सकते हो, बट कम से कम उतना जरूर सोचें जितना मैं बोल रहा हूं। अपना दिमाग बहुत ज्यादा ना ही लगाएं, दिमाग कहीं और ना लेके जाएं। ओके, ऐसे बहुत सारे मौके आएंगे जिस टाइम में बहुत कुछ अलग ही सोच रहे होगे, थोड़ा कोशिश कम करना। ओके, चलो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? जिन लोगों को पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है उनके लिए तालियां, और जिनको नहीं पता है उनके लिए वो नहीं जो तुम सोच रहे हो, उनके लिए कॉन्सेप्ट।
मैंने पहले ही कहा था, जितना बोल रहा हूं उतना समझो यार, बहुत ज्यादा नहीं सोचा करो। ओके, सो शुरू करते हैं। तो अब हम बात करेंगे एक्चुअल में होता क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो बेसिकली हम ऐसे कंपाउंड्स की बात करते हैं जो कि कार्बन से बने होते हैं। सो दीज आर नथिंग बट कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स। अब एक छोटी सी बात आ गई सामने की, कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स की स्टडी जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। मैं छोटी सी लाइन लिख रहा हूं यहां पे। ओके, हम लोग उसको सीखते रहेंगे, वहां पे हम फ्रेम करेंगे अगेन कि एक्चुअल में फाइनली रिजल्ट क्या होगा उसका। जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं, मेरा क्वेश्चन था पहला ही, व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो एक छोटा सा आंसर इसको लेके, स्टडी ऑफ कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। अब ये जो डेफिनेशन है ये थोड़ी सी लिमिटेड है, हम इसको और ज्यादा रिफाइन कर सकते हैं। कैसे? मैं एक और स्टेटमेंट लिख देता हूं इसकी जगह पे। ऑल दिस डेफिनेशन गलत नहीं है, ठीक है, बट मैं इसको और ज्यादा प्रिसाइज कर देता हूं। स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। हाँ, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स जो हैं वो सब कुछ ऑर्गेनिक का ही पार्ट है। ओके, हम लोग एक और क्वेश्चन पे आने वाले हैं इसके बाद, बट वहां पे जाने से पहले हम पहले इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। आई एम श्योर कि आपको पता होगा हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। हाइड्रोकार्बन्स आपके वो कंपाउंड्स हैं जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। इनका जनरल फॉर्मूला होता है ये CXHY। ओके, दिस इज द जनरल फॉर्मूला। तो मैं अगर कुछ एग्जांपल लिखूं यहां पे हाइड्रोकार्बन्स को लेके, लाइक वी कैन हैव द CH4, वी कैन हैव C2H6, वी कैन हैव C3H8, वी कैन हैव C4H10, वी कैन हैव C5H10। बहुत हो सकते हैं, बहुत। अगर मैं लिखना शुरू करूं देयर विल बी द मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स। ओके, अब ये तो सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स है, इनके अंदर सिर्फ कार्बन और क्या है, हाइड्रोजन है। डेरिवेटिव्स क्या है? डेरिवेटिव्स का मतलब जो इनसे बने हैं, ठीक है। आपने इनमें से किसी एक को पिक किया, आपने वहां पर कुछ रिएक्शन करवाया और उसके बाद एक नई चीज बन गई। तो अल्टीमेटली वो जो नई चीज बनी है उसका बेस तो यही है, ये रिएजेंट था जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हुआ, उसको हम कहेंगे इनके डेरिवेटिव्स। जैसे कि मैं अगर कुछ एग्जांपल की बात करूं, मैंने लिया CH4 और मैंने CH4 के अंदर कुछ रिएक्शन करवाया और मैंने यहां से बना दिया CH3Cl। कैसे बन रहा है, कब बनेगा, उसकी बात है बाद में, बट मैंने इससे बना दिया है। तो CH3Cl तो इससे बना है, मैं इससे ये भी बना सकता था, मैं इससे ये भी बना सकता हूं, मैं इससे ये भी बना सकता हूं, मैं इससे ये भी बना सकता हूं। देखो मैंने बहुत ही कम एग्जांपल लिखे हैं यहां पे, बहुत कम। मैं CH4 से कुछ ही बना सकता हूं, ये तो सिर्फ स्टार्टिंग है, आप बहुत कुछ लिख सकते हो। सोच के देखो जरा, एक कंपाउंड CH4 के इतने डेरिवेटिव हो सकते हैं, ये ऑलरेडी आपके मिलियंस हैं, तो ये कितने होंगे? दे विल सिंपली गॉट मल्टीप्लाइड। अब एक्चुअल में है क्या कि जब इतने सारे कंपाउंड्स एक ही कैटेगरी से हैं, एक ही प्रजाति से हैं, तो ऑब्वियसली बात है यार उनको स्टडी भी तो करना जरूरी था। तो हुआ क्या कि हमने उसके लिए एक डिफरेंट ब्रांच ही बना दी, एक सेपरेट ब्रांच बना दी और उस ब्रांच को नाम दिया गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज नथिंग बट द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन। तो जब भी हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, और जब तक बात करेंगे तो इसका मतलब हम बात करेंगे कि हम कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं। ओके, तो जनरली वी कैन से इट इज द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन और इट्स डेरिवेटिव, दिस इज द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जब तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलेगी हम सिर्फ इन्हीं की बातें करने वाले हैं।
ओके, आई होप सो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है। ओके, सो जस्ट रिमेंबर अ लाइन, इट इज अ स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ओके, सो आप लोग इसे कॉपी करें और उसके बाद फिर हम एक और चीज सीखने की कोशिश करते हैं, यहां पे कॉपी करें। चलिए, हमने ये तो सीख लिया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। अब कार्बन ही क्यों ऐसा एलिमेंट है, कार्बन के ही ऐसे कंपाउंड क्यों हैं जो कि इतने सारे बनते हैं। पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट हैं अभी तक, और उनमें से हम कार्बन की बात कर रहे हैं और कार्बन के लिए एक अलग ही ब्रांच बन गई। ऑल्दो सिर्फ कार्बन नहीं है, कार्बन के कंपाउंड्स हैं, बट सवाल है कार्बन ही क्यों। ऐसा कोई और एलिमेंट भी तो हो सकता था जिसके बेस्ड ऐसे कंपाउंड्स बनते और उसके लिए एक डिफरेंट ब्रांच बनानी पड़ती। ओके, तो अब हमारा अगला सवाल है कि कार्बन ही क्यों। ओके, सो अगेन जिन लोगों को सवाल का जवाब पता है वो लोग देख सकते हैं, और जिनको नहीं पता है उनको डेफिनेटली देखना है। ओके, और जिन लोगों को पता भी है वो लोग भी देखें, और हो सकता है शायद कुछ नया मिल जाए आप लोगों को। शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वाई कार्बन, कार्बन ही क्यों। देखो, इसके लिए ना कार्बन के कुछ 2-3 प्रॉपर्टीज हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से कार्बन बहुत यूनिक हो जाता है। तो बस हमें वो प्रॉपर्टीज समझनी है, यहां पे हमारा काम खत्म हो जाएगा। सबसे पहली चीज, टेट्रावैलेंसी। कि टेट्रावैलेंसी क्या है? और टेट्रावैलेंसी का मतलब होता है, टेट्रा मींस 4 और वैलेंसी का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये 4 बॉन्ड बना सकता है। ओके, सो कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट कंपाउंड, आपने सुना भी होगा पहले। ठीक है, अब टेट्रावैलेंसी में ऐसी क्या खासियत है कि ये इतने सारे कंपाउंड बना लेता है? देखो, आपने ना 2 तरह के बॉन्ड पढ़े होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड एंड द आयनिक बॉन्ड। जब हम आयनिक बॉन्ड की बात करते हैं तो आयनिक बॉन्ड के अंदर क्या होता है कि जिन एलिमेंट के पास वैलेंस में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो अपना ऑक्टेट अचीव करने के लिए, मतलब स्टेबल होने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन को देना पसंद करते हैं, आसान होता है उनके लिए। बट अगर मैं बात करूं ऐसे एलिमेंट जिनके पास इलेक्ट्रॉन 5, 6 या 7 हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करते हैं और इलेक्ट्रॉन लेके वो बॉन्ड बनाना चाहते हैं, या फिर मैं कह दूं वो इलेक्ट्रॉन लेके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। बट जब मैं कार्बन की बात करता हूं तो कार्बन टेट्रावैलेंट है। देखो, कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि बहुत ज्यादा क्लियर है। कार्बन ने सिंपली बोला हुआ है, देखो अगर तुम्हें बॉन्ड बनाना है ना तो एक ही शर्त पे बनेगा, वो है शेयरिंग। इसके अलावा मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है, मैं ना तो इलेक्ट्रॉन दूंगा ना ही इलेक्ट्रॉन लूंगा। कैटिनेशन, अभी कैटिनेशन क्या है? कैटिनेशन इज नथिंग बट टेंडेंसी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद इटसेल्फ। ओके, तो कार्बन खुद के साथ ही जुड़ सकता है, इसको जरूरत ही नहीं किसी की भी। ओके, यहां देखो जरा, देखो ये मैंने कुछ बहुत कम एग्जांपल लिखे हैं। इसके अलावा ये साइक्लिक कंपाउंड बना सकता है। दिस वन इज द बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, मैं इसको आगे डिस्कस करने वाला हूं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक वही होने वाला है। कार्बन बहुत सारी तरीके से कंबाइन हो सकता है और बहुत लंबी लंबी चेन्स बना सकता है जिससे कोई लिमिट ही नहीं है, और ये सबके सब स्टेबल हैं। दिस इज द बिगेस्ट पॉइंट जो कि हर एक एलिमेंट नहीं कर पाता है। तो जो सेकंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि इसको यूनिक बनाती है वो है कैटिनेशन। ठीक है, मैंने जो एग्जांपल लिखे हैं वहां पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स हैं। कार्बन डबल और ट्रिपल स्टेबल बॉन्ड्स भी बनाता है। ओके, आई होप आप लोगों को कैटिनेशन समझ में आ रहा है। टेंडेंसी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद इटसेल्फ, लॉन्ग स्टेबल चेन्स बनाता है ये। ओके, दिस इज द कैटिनेशन। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी कि कार्बन डबल और ट्रिपल स्टेबल बॉन्ड्स भी बनाता है, खुद के साथ भी दूसरों के साथ भी। ओके, इट कैन कंबाइन थ्रू सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड।
ओके, सो ये इंपॉर्टेंट इसकी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके अलावा जो थर्ड पॉइंट मैंने जस्ट अभी बोला है, ओके, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आपको लिखना चाहिए। इट कैन फॉर्म सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। ओके, ये स्टेबल सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। सो ये अब याद रखिए, ये एग्जांपल्स भी सीखी हैं। ओके, सो ये प्रॉपर्टीज हैं जो कि कार्बन को इतना स्पेशल बनाती हैं। इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे कार्बन ने एक अपनी ही अलग दुनिया बना ली है, और वो दुनिया कुछ ऐसी है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं और जो कि हमें डिस्कस करनी है। ओके, सो दिस इज द रीजन, so these are the reason, that's why carbon is so special and carbon can form these many compounds, millions of compounds carbon can form. Okay, I hope so आपको बात समझ में आ रही है कि कार्बन स्पेशल क्यों है और कार्बन की केमिस्ट्री क्या है। ओके, सो आप इसे कॉपी करें, उसके बाद फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। वाइटल फोर्स थ्योरी। अभी वाइटल फोर्स थ्योरी कहां से आ गई? हम तो अभी तक यही डिस्कस कर रहे थे ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। वाइटल फोर्स थ्योरी आपकी वो थ्योरी है जहां से, या मैं कह दूं जिसके बाद एक ट्रांजिशन हुआ और जहां से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी तरह से बनी। एक साइंटिस्ट थे बर्जीलियस। आज से अराउंड 200 ईयर्स बैक की तब की बात है। तो बर्जीलियस का मानना ये था, ये थ्योरी एक्चुअली बर्जीलियस ने दी थी, और बर्जीलियस का कहना ये था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से बन सकते हैं, लाइक प्लांट्स और द एनिमल्स। सिर्फ उनकी वजह से ही आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड बन सकते हैं। और रीजन कुछ ये था उस टाइम पे, उनका कहना था कि देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड में ना कि बहुत ही स्पेशल फोर्स होता है, ठीक है, मतलब जिससे आपके कंपाउंड स्टेबल होते हैं, जिससे एटम कनेक्टेड होते हैं। ओके, और वो स्पेशल फोर्स सिर्फ और सिर्फ तभी होगा, आपके एनिमल या प्लांट है वो उसको प्रोड्यूस करेंगे या उनसे हम सिंथेसिस करेंगे। तो तब तक सब कुछ ठीक था। तो उसके बाद एक साइंटिस्ट आए, वोलर ने बोला, मतलब बोला क्या, उन्होंने बस स्टेटमेंट को देखा, वहां पे पढ़ा, तो उनके दिमाग में था यार क्या वाकई में ऐसा होता है। तो वो एक्चुअली इसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे, क्या वाकई में ऐसा है कि मैं कोई कंपाउंड ही नहीं प्रिपेयर कर सकता इस दुनिया में। और एक नई चीज होती है उस टाइम पे। वोलर ने एक रिएक्शन करवाया और उन्होंने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर कर दिया एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। ओके, तो पहले जरा यहां पे देखें कि जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी वो बर्जीलियस ने दी थी। ओके, दिस थ्योरी वाज गिवन बाय द बर्जीलियस। आई होप सो आपको समझ में आ रहा है कि वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से बन सकते हैं। और थ्योरी ये थी कि उनके अंदर एक स्पेशल फोर्स होता है जो कि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनिमल या प्लांट ही प्रोड्यूस कर पाएंगे या कर सकते हैं। एक्चुअली ये तब की बात है, अराउंड 1800 की बात है। उसका साइंटिस्ट आए एफ वोलर। एफ वोलर ने क्या किया, अमोनियम साइनेट लिया, और इन्होंने इसको हीट किया। हीट करने पे रीअरेंजमेंट हुई और यहां से बन गया यूरिया। यूरिया इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। जबकि आपका ये होता है इनऑर्गेनिक। अब जैसे ये थ्योरी, अब जैसे ही मॉलिक्यूल आया तो ये थ्योरी तो डिस्प्रूव हो गई। तो वाइटल फोर्स थ्योरी प्रूव टू बी रॉन्ग जब वोलर ने इस कंपाउंड को प्रिपेयर किया। और फिर एक्चुअल में फिर नई चीज शुरू हुई वहां पे कि हम लोगों ने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को लैब में भी बनाना शुरू कर दिया, और फिर उसके बाद इनकी संख्या और ज्यादा बढ़ गई और धीरे धीरे बहुत बढ़ती गई। चलिए, तो हमने आज ये जाना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। तो अब हमें आगे पढ़ना है। जब हमें पता लग गया है कि हम पढ़ने क्या वाले हैं, हमें एक ब्रीफ आइडिया मिल चुका है कि ये एक्चुअल में होने वाला है आने वाले कुछ टाइम के लिए। तो आप लोग बस डे बाय डे वो ऐड करते रहे अपने अंदर। मैंने जो नंबर्स लिखे थे थोड़ी देर पहले यहां पे, उन नंबर्स को कहीं पे चिपका दो, ध्यान में रख लो उनको।
हमारी हर दिन का एक छोटा एफर्ट हमें उसके नजदीक लेकर जाएगा। अभी तो बेस्ट शुरुआत है, अभी तो बहुत दूर चलना है। तो that's all for today's session, guys. Thank you so much. I'll see you next time. Till then, take care. Bye bye. Have a good time. Please stay healthy. अपना ख्याल रखें. Okay? Bye.